राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किसने बनवाया है? इसी ने बनवाया है। इसका नंदी जो है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा नंदी है, ये याद रखना, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये चोल वंश का साथियों कह सकते हो एक महान राजाओं में से गिना जाना है। साथियों इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे गंगा को दक्षिण भारत कौन लेकर गया, तो राजेंद्र चोल लेकर गया। इसने श्रीलंका के राजा को जमीन भी दी थी जिसका नाम महामेघवर्मन था। साथियों चोल शासकों की जब भी हम बात करते हैं हम आपको बताते रहते हैं बीच बीच में कि ये जो चोल शासक राजेंद्र है, साथियों ध्यान रखना, ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, मतलब सबसे पावरफुल था, सबसे शक्तिशाली था। आपको मैं बता दूं इसमें उत्तर भारत गया ये बंगाल के क्षेत्र पर, और वहां से गंगा नदी में एक लोटा जल निकाला। वहां का राजा चुपचाप रहा। जैसे कहते नहीं कि आपके राज्य में महाभारत जैसे हुई थी, किसी राजा का अगर आपने अंगवस्त्र ले लिया इसका मतलब वो राजा हार गया, तो वैसे ही गंगा नदी का यदि जल कोई ले गया तो समझ लो उस क्षेत्र का राजा उससे हार गया। तो ये गंगा नदी का जल लाता है और दक्षिण में चोल सरोवर बनवाता है और उसी तालाब में छोड़ देता है। तो इसीलिए पूछता है बताइए चोल सरोवर का निर्माण किसने कराया था? तो इसी ने चोल सरोवर बनवाया दक्षिण भारत में और वहीं पर इसने साथियों ये सारा सब कुछ किया है। अगला बताइए धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम इनमें से कहां प्रकट हुए? आप ये बताइए सबसे पहले हमारे भारत में सबसे प्राचीन सिक्के किस काल के हैं? प्राचीन सिक्के मतलब आप सोचिए जब सिक्कों का अध्ययन किया गया तो न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक ये क्या कहा जाता है? सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। और अगर आपसे कोई पूछे हमारे भारत में सबसे प्राचीन सिक्के मतलब सिक्कों का जन्म साथियों बुद्ध काल में हुआ था। बुद्ध काल में, बुद्ध काल का मतलब सर 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में, ध्यान रखना ईसवी पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे किस धातु के सिक्के थे तो धातु का नाम याद रखना कांसा था। कांसा से बने सिक्के साथियों कांसापड़ कहे जाते थे, कांसा धातु थी और जो सिक्के बनाए जाते थे उन सिक्कों को साथियों कांसापड़ कहते थे। क्या बोलते थे? बोलो सभी लोग कांसापड़ बोलते थे, कांसापड़। इन्हीं सिक्कों को पण कहा जाता था या पहावड़ कह देते थे। साथियों ध्यान रखना ये जो कांसा आपको दिख रही है ये तांबा और टिन का मिश्रण है। आप सभी लोग लगा लीजिएगा तांबा और टिन का मिश्रण है। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछ दे ऐसे सवालों के उत्तर तो उड़ा के रख देना। अगला सवाल देखिए, बताइए भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि पाई जाती है? ये आप सभी लोग साथियों, आप सभी लोग भूपृष्ठ बना लेना। इसमें लगभग 70% तो आपको पानी मिलेगा, पानी, इससे ज्यादा ही है पानी पानी पानी। साथियों इसके बाद बचा हुआ जो ये क्रस्ट एरिया है ये आपका 30% लगभग भूमि क्षेत्र पाया जाता है। तो लगा लीजिए 30% जो है वो भूभाग है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? अरे सर क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर है। भूपृष्ठ का लगभग 30% हिस्सा ही हम सभी लोगों को पता है भूमि है और बाकी हिस्सा तो जल ही जल है। बोलो जल ही जल है कि नहीं? अरे गुरुजी जल ही जल है कि नहीं? अरे है सर, इतना भी कॉमन सेंस लगा करके हम निकाल सकते थे, एक भी % छोड़ना नहीं है। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, क्रोड कहते हैं, पर्पटी कहते हैं या बहिर्मंडल कहते हैं? गुरुजी ये लो आपके सामने एक ऐसे फिगर बनाई जाती है, सबने देखी होगी, ये वाला हिस्सा बताइए, पढ़िए। पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसको भूपर्पटी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं साथियों, ये किससे बना होता है? बना किससे होता है? बना बताइए जल्दी से। मध्य भाग किससे बना होता है? और ये कोर इलाका होता है, कोर। साथियों देखिए कल को उसने पूछ दिया कि बताइए पृथ्वी के सबसे अंदर का हिस्सा क्या है, तो वो कोर कहा जाता है, कोर। अब ये आपको याद रहेगा। मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। वैसे तो ये जादू मैंने अक्सर कई बार दिखाया है लेकिन आज का जादू आपको मजा आ जाएगा, है ना? मजा आ जाए गुरुजी, ऐसा ही जादू दिखाइए। वाह जी गुरुजी, वाह जी। कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, है ना? ये गिफ्ट अक्सर साथियों ध्यान रखना, ये सारे गिफ्ट पेड बैचेज में दिए जाते हैं लेकिन इस बार भाई साहब तुम्हारे इसी बैच में लो साथियों, फ्री में सभी के सभी ये लीजिए, क्योंकि मेरे पास साथियों आपके लिए गिफ्ट था तो मैंने दे दिया आपको। अभी देखना कैसे, ये नोट्स में अपने ऐड कर लेना, कहीं मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके सामने पृथ्वी की 3 पर्पटियां हैं, इनको आप जैसे तैसे करते हुए याद कर लीजिएगा। भूपटल जो है ये साथियों सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, इसीलिए इसको सिलिका और एल्युमिनियम की परत कहते हैं। आप लगा लीजिएगा सिलिका और एल्युमिनियम। जो इसके मध्य सीमा होती है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, तो सी और मैग्नीशियम लिख लेना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम याद रहेगी। फिर इसके बाद जो कोर हिस्सा होता है उसको नीफे कहते हैं, नीफे। साथियों ये
निकिल की और आप सभी लोगों को याद रखना है आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। और आयरन का मतलब लोहे को हम Fe से साथियों इंडिकेट करते हैं, ये आप सभी को पता है। तो ये आप ध्यान रखना, जो कोर हिस्सा होता है उसमें लोहा पाया जाता है। लोहा बोलो, कोर हिस्से में क्या पाया जाता है गुरुजी? लोहा। ये जो लोहा है इसको उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, तो उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। साथियों मध्य भाग जो होता है उसमें आपको सभी लोगों को याद रखना है, सिलिका तो कॉमन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को आप नोट कर लेना। जो इसका भूपर्पटी वाला इलाका होता है वो साथियों आपके सामने एल्यूमिनियम से बना होता है, सिलिका कॉमन होता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम को आप नोट कर लेना, एल्यूमिनियम आपको याद रहेगा। तो यहां पर आपको भूपर्पटी यानी आपका पर्पटी हिस्सा जो है वो सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लोग सोचते हैं कैसे याद करें, लड़कियां भी परेशान हो जाती, उफ कैसे याद करें। आज के बाद भूल कर दिखा देना। आप सभी लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो सियाल कहा जाता है। सियाल, सियाल जो है ये ऊपर का भूपर्पटी हिस्सा है। फिर सीमा कहा जाता है, सीमा। और फिर इसके बाद नीफे कहा जाता है, नीफे। गुरुजी टाइम लग जाए लग जाने देना, लेकिन आप मुझे बताना कि याद हो गया। अगर याद हो गया हो तो अपने दिल और जो भी भेजना है भेज देना, यहीं पर आपको सारी चीजें याद करा। आगे देखो, बताइए 49वीं समांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है? साथियों ये शांत सीमा कही जाती है और बड़ी शानदार सी सीमा है। शांत रेखा कही जाती है, मतलब एकदम शांति से सब कुछ होना है। उत्तरी अमेरिका मतलब अमेरिका के साथ कनाडा की इसकी सीमाएं जो हैं वो बढ़ती हैं। साथियों अगर उत्तरी और दक्षिणी हम बात करें वियतनाम की तो ये 17वीं समांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा का संबंध किससे है? तो गुरुजी याद रहेगा। अब इसको कैसे याद करोगे, पेपर में भूल जाएंगे गुरुजी याद रखेंगे जब हमारी शादी होगी तो एक ही बार करेंगे और 7 फेरे लेंगे, 7 फेरे। और जाएंगे कहां? ONGC के हेडक्वार्टर जो कि वियतनाम में है। बोलो कहां पर है ONGC का हेडक्वार्टर? गुरुजी वियतनाम में है, वियतनाम में। तो यहां पर आप याद रखना ONGC का अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर भी हमने बना रखा है। हमारे पास पैसा है तेल का साथियों शोधन करने के लिए। इसके बाद जब हम जर्मनी और साथियों फ्रांस की बात करते हैं तो इसके लिए आप सभी लोगों को याद रखना होगा कि ये जो रेखा है ये एक राइन नदी के नाम से जानी जाती है। मतलब राइन नदी जो है वो इन दोनों को बांटती है, अलग करती है। तो ये आप नोट कर लेना। आगे देखिए अगला सवाल, जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? माफी चाहूंगा, थोड़ा सा जुकाम था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान रखना, जुकाम पर विजय पाने के लिए आप सभी होना मेरे साथ। जल्दी से बताइए, जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जब कर देता है तो कोई विधेयक, ध्यान रखना, पॉकेट में चला जाता है। कहां चला जाता है? पॉकेट। इसीलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। हमारे देश में इस विधेयक का प्रयोग बताइए कब किया गया था, किस राष्ट्रपति ने किया था? किस राष्ट्रपति ने किया था? किस राष्ट्रपति ने किया? राष्ट्रपति ने किया था। जरा देखिए, तो यह विधेयक अनंत काल के लिए साथियों, ध्यान रखना साथियों, ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमेशा डी ऑप्शन, जो 6 महीने के लिए लगा रहे हो ना, अरे 6 महीने तो ऑप्शन ही नहीं होता। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, जो तुम्हारी जेब में चला जाए, ऐसे पॉकेट में, तुम्हारी पॉकेट में जाएगा तो निकल भी जाएगा और मैडम की पॉकेट में जाएगा तो कोई निकाल नहीं सकता। तो ये याद रखिएगा, ये पोस्ट ऑफिस विधेयक था। जब हमारे भारत में राष्ट्रपति साथियों ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने साथियों पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक था, उसी पर साथियों ध्यान रखना जेबी वीटो किया था। सरकार ने 2010 में इसको वापस ही ले लिया। आगे बताइए, राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय कार्य कर सकता है? तो यह कर सकता है केवल 6 महीने। ध्यान रखना, आप सभी को याद रखना होगा, केवल 6 महीने के लिए काम कर सकता है, यह आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बताइए कौन नहीं नियुक्त होता है? उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, भारत का महान न्यायवादी या भारत का मुख्य न्यायाधीश? अरे बात चाहे CGI की करे या साथियों हमारे देश में उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश यानी जज की बात करें, साथियों इन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है। साथियों महान न्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो इसको हटा दीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ध्यान रखना, आर्टिकल आप सभी लोग पढ़िए 63 में इसका एक तरीके से जिक्र है। इसका चुनाव किया जाता है, ना कि इसकी नियुक्ति की जाती है। इसको शपथ राष्ट्रपति जरूर दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये आप सभी लोग याद रखना। आगे देखिए, बताइए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आतंकवादी चुनौतियों से निपटने के लिए ATS के अंतर्गत अत्याधुनिक पुलिस बल का गठन जो है वो साथियों किस नाम से किया गया है? स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम या पुलिस
फोर्स या साथियों स्पेशल आतंक निरोधक दस्ता या एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स कब गठित किया गया? गुरुजी 2017 में। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, कब? तो 2017 में। गुरुजी 2017 में हम सुरक्षा देंगे किसकी? जिसके साथ 7 फेरे लेंगे। गुरुजी कैसे याद करेंगे? तो 7 फेरे का यहां भी कॉन्सेप्ट अपनाइए, अपने आप याद हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना होगा, जो हमारे यहां स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम होती है 2017 में इसका गठन किया गया था, ध्यान रखना। और इसी को आपको याद करना होगा, यही पूछा जा रहा था। बताइए कब? तो स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम, जिसको एसपीओटी के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग लिख लीजिएगा, एसपीओटी के नाम से जानते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं, किंतु कृषि नहीं। यह किसका साथियों कथन था? कथन पेपर में खूब पूछता है, तो आप सभी लोग कथन को याद करना। यह कथन 1947 में, आप सभी लोग याद रखना, 1947 में दिया गया था। यह साथियों ध्यान रखना, एक कथन उसी कथन के बाद दिया गया था, जब कहा गया था कि आधुनिक भारत के मंदिर, नोट कर लीजिएगा, आधुनिक भारत जो है, ध्यान रखना, भारत के मंदिर जो हैं वो हमारे डैम और बांध हैं। डैम बांध, ये सब बातें जवाहरलाल नेहरू की हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जहां पर भी हो उनको लगा लीजिएगा। अगला सवाल, बताइए केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर की खेती, बताइए खेती विश्व में पहली बार किसने कराई थी? विश्व में प्रथम बार किसने कराई? जो केसर पर साथियों प्रश्न आ सकते हैं, बताइए सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? उत्पादक देश, बताइए भारत की रैंक क्या है? भारत केसर उत्पादन में, बताइए जल्दी से। और भारत में कौन सा राज्य है, आप सभी को बताना है, जो केसर में सबसे आगे है? अच्छा, राज्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर याद होगा। आप सभी लोग जानते हैं, जो वर्तिकाग्र भाग होता है, जो लाल कलर का होता है, जिसको आप कह सकते हैं, उसी को प्रयोग किया जाता है। विश्व में केसर की खेती सबसे पहले साथियों ध्यान रखना, जिसको यूनान कहते हैं, वही ग्रीस देश कराता था। ग्रीस, जिसको यूनान कहते हैं, यूनान, उसी ने इसको कराया था। सबसे ज्यादा केसर उत्पादन में ईरान नंबर 1 पे चल रहा है, और अगर भारत की रैंक देखें तो सेकंड नंबर पर है। ध्यान रखना, केसर की खेती के लिए भारत की रैंक कौन सी है? अरे बताओ सभी के सभी, ऐसे काम नहीं चलेगा। शेयर और लाइक का बटन भी दबाना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। मत करो शेयर और लाइक अगर आपके हाथ में दर्द हो रहा हो, लेकिन बैठकर पढ़ लो, ये कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं। आगे देखो बताइए ललित इनमें से किसकी उत्तम किस्म है? सभी लोगों को बताना है। आम, हम सभी लोग जानते हैं, दशहरी, साथियों लंगड़ा आम सुना है सभी लोग, लंगड़ा, ये आम की किस्म है। जबेरा, बताइए किसकी है? जबेरा, जेबरा सुना था गुरुजी, जेबरा से जबेरा याद करो, गोल गोल। पपीता भैया नीलकंठी, याद करिए, नीलकंठी पपीता होता है, बहुत फेमस होता है। अमरूद जो है उसकी ललित एक प्रजाति है। बताइए भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तुरंत बताइएगा। दूसरा, अरे दूसरे में बिहार आ जाता है, पहले में यूपी। लगा लीजिए, बहुत ही शानदार उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बताइए लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान तैरता रहता है। यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित एक सवाल है? आपने सुना होगा, गोली भाई साहब धाएं धाएं, वो वाली डूब जाएगी, पानी में डाल के देख लो, लेकिन पानी का जहाज, तो आप जानते हैं यहां पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल लगता है, बोलो कौन सा बल? उत्प्लावन बल, ध्यान रखना, उत्प्लावन बल। ये कौन सा बल है? याद रखना, उत्प्लावन मतलब इसको पेल देने वाला बल है। मतलब आप सभी लोग याद रखना, ये उत्प्लावन बल है, ध्यान रखना, प्लावन बल है, ध्यान रखना, प्लावन, बस दिमाग में रखना। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर, किसके बराबर? अरे भार के बराबर, मेरे पास एक छिपकली है, मैंने पाल रखी है, और ये छिपकली छोड़ दी ना तो तुम सब छिपकलों को खा जाएगी। जीके जीएस वो भी पढ़ रही है, तुमसे ज्यादा डेली लाइव क्लास लेती है वो, इस स्टूडियो में 10-12 घंटे बैठ करके वो जीएस पढ़ रही है। अगर उसने उल्टी भी कर दी ना तो जीएस ही निकलेगी, कहीं से बाबर, कहीं से अकबर, और कहीं से साथियों विटामिन सी, विटामिन डी। इसलिए होश संभाल करके आंसर देना। तो बताइए किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। साथियों ध्यान रखना, ये रहा जहाज, अगर अपने साथियों भार के बराबर, अपने भार से ज्यादा पानी जो है वो साथियों हटा देगा तो तैरता रहेगा। न्यूटन आप जानते हैं, इन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं, गति, गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टीन ने साथियों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, याद है कुछ? और इसी के कारण इनको 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आप चलिए आगे चलते हैं। रेटिना पर नेत्र का चित्र, अरे तुम्हारी रेटिना में ही दोष है, नहीं है वो रखिए वाटर। रेटिना का मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे रेटिना का मतलब वो हिस्सा जहां पर चित्र बनाते हैं। ये लो तुम्हारी आंख, मार वार मत देना कहीं किसी पे, भाई साहब लग जाएगी।
ये तुम्हारी आंख है, और ये आंख मैंने बनाई है पता, वो भाई साहब जो करोड़ों की बिकती है। इस आंख पे चित्र जब बनाओगे तो हमेशा साथियों ध्यान रखना उल्टा बनेगा, उल्टा ध्यान रखना, और छोटा भी बनता है, ध्यान रखना, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, छोटा, बस लगा लीजिएगा। वास्तविक साथियों होता है क्या, अरे जितना चित्र तुम बनाओगे, ये वाकई में तुमको सबको मैंने पढ़ा रखा है सर, याद है कैसा बनेगा, सभी को पता है, एक तो छोटा बनेगा, जितना बड़ा तुम्हारा होगा उतना बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन साथियों उल्टा बनेगा, होता वास्तविक ही है, जैसे मेरा चेहरा है तो मेरा ही दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बताइए, अच्छा एक सवाल है कि बताइए ऑपरेशन करते समय अगर तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारा बाबू तुमको कौन सी आंख देगा, कोई आंख दे सकता है? अरे ऑपरेशन करते समय डॉक्टर मोतियाबिंद इत्यादि में कार्निया को चेंज कर देते हैं, ये आप ध्यान रखना, तो चेंज जो होता है वो कार्निया हो जाता है। बताइए किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब वह रखी जाती है कहां पे, ये लो तुम्हारे सामने उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये 0 डिग्री। यहां पर जब आप देखोगे साथियों ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर भार जो है क्या होता है भाई, फ्लैक्चुएट होता है, कम ज्यादा होता रहता है, मतलब कम होगा, लेकिन कहां पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा, न्यूनतम का मतलब शून्य भी तो होता है। तो ये आप सभी लोग याद रखना, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल हिस्सा, वहां पर इसका भाग शून्य हो जाता है, केंद्र पर शून्य, केंद्र पर शून्य, ऊपर जाने पर कम और नीचे जाने पर भी कम, याद रखना। लेकिन आप सभी को पता है पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है, कहां पर शून्य, तो पृथ्वी के केंद्र पर। गुरुजी सबसे ज्यादा कहां होता है, तो यहां पर आप सभी को लिखना होगा कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा, तो पृथ्वी तल पर साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे जब बढ़ोगे तो ध्रुव पर इसका भार जो है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, तो सर्वाधिक हो जाता है, यानी ऊपर के कोने पर जाओगे तो ध्रुव पर साथियों ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो है वो एक तरीके से हो जाता है, जैसे उत्तरी ध्रुव यहां पहुंचोगे तो सबसे ज्यादा और यहां पर सबसे ज्यादा, समझ में आ गया, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा साथियों, केंद्र पर बिल्कुल शून्य, और यहां पर बीच में जब देखोगे तो कम होता रहता है। आगे देखो, बताइए स्टीफन हॉकिंस कौन थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी में सहयोग किया था? बिग बैंग थ्योरी जानते हैं गुरुजी? अरे थ्योरी तो गुरुजी हमने बहुत पढ़ी है, और आज 8 फरवरी है, आज भी एक थ्योरी है, बहुतों के चैप्टर आज चल रहे होंगे, आज तो संडे है, बहुत सारे लोग आज अपनी थ्योरी 8 फरवरी को कौन सा दिवस गुरुजी मनाने चले गए, समझ में आया? जरा देखिए ये कौन थे, तो साथियों एक बहुत प्रसिद्ध साथियों वैज्ञानिक कहे जाते थे, सभी को याद होगा, विकलांग थे लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक होता है परंतु साथियों ताप का सुचालक होता है? तो आप सभी को याद रखना होगा, सुचालक आप सभी लोग याद रखना, सबसे अच्छा किसको कहते हैं, तो चांदी को कहा जाता है, चांदी ये सबसे बेस्ट सुचालक है, सबसे अच्छा साथियों ध्यान रखना, जिसमें विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाए। और कुचालक में सूखी लकड़ी, कांच इत्यादि, तो लकड़ी वकड़ी जो होती है वो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अभ्रक एक ऐसा हिस्सा है जो साथियों बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक होता है। बताइए सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहां होता है? सर्वाधिक उत्पादन अगर भारत में अभ्रक का पूछे, भारत का साथियों अभ्रक में कौन सा राज्य है, तो आप तुरंत कहेंगे गुरुजी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को तुरंत लगाएंगे। गुरुजी दूसरा झारखंड की कोडरमा के बहुत सारे अन्य क्षेत्र इसके बाद आ जाते हैं, तो झारखंड दूसरे नंबर पर। नोट डालकर लिखना, मेरे मेहनत और पसीने को बेकार नहीं जाने देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमान ने किसी अध्यक्षता की थी? ये सवाल तो अभी पेड बैचेज में तुमने कभी ना कभी देखा होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा और मेहनत के आगे किसी को आने नहीं देना होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें, लियाकत अली तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बने थे, तो इनका तो संबंध अंतरिम सरकार से है। अंतरिम सरकार जब बनी थी, याद होगा तुमको 2 सितंबर को, दाथियों ध्यान रखना 1946 में, ये आपको याद होगा, ये अक्टूबर में आए थे और ये वित्त मंत्री बन गए थे, वित्त मंत्री, इनका संबंध वित्त मंत्रालय से था। हटा दीजिए। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने साथियों मुस्लिम कॉलेज बनवाया था, याद है, मुस्लिम कॉलेज बनवाया था, अलीगढ़ एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, जो 1875 में बना था। मौलाना आजाद ये हमारे भारत में 1940 से लेकर 1946 तक लगातार अध्यक्ष रहे और इन्होंने, आप सभी को याद होगा, आजादी पर एक किताब लिखी है, हम सभी लोगों ने आजादी जीत ली है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी किताब है, विंस फ्रीडम ये इनकी किताब है, आप सभी को याद होगा। साथियों बदरुद्दीन तैयब बिल्कुल सही होगा, ये 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, मद्रास अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष बने थे, और ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। कौन सा था? तीसरा अधिवेशन था। बताइए कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था, तीसरा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कहां पर खुला था? अब आप सभी लोग बताइए दूसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा था? दूसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा था? बताइए भारत का पहला हाईकोर्ट, भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था? हाईकोर्ट बताइए, भारत का
पहला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए कब बना। साथियों आप सभी के सामने है हमारे यहां सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, साथियों नोट करके डाल लेना, जनवरी में, साथियों ध्यान रखना 1935 में बन गया था। आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद साथियों कलकत्ता वाला जो है वो बन गया था। इसके बाद मद्रास वाला फरवरी में बना था, ध्यान रखना, फरवरी 1935 में मद्रास वाला। साथियों अगर दूसरा पूछे तो मद्रास को लगा देना, और पहला पूछे तो कलकत्ता। और अगर तुमसे पूछे भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था, बोलिए बोलिए, देखिए कैसे बच्चों ने उत्तर जो है वो बदलना शुरू कर दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं फिर कह रहा हूं। अगर तुमसे पूछ दे भारत का पहला हाईकोर्ट तो पसीने छोड़ दिए तुमने। अरे याद कराया था अभी हमने जल्द में ही। पहला हाईकोर्ट 1800, साथियों ध्यान रखना, 62 में बनाया गया था, कलकत्ता। दोनों से नोट करना। और इसी साल बॉम्बे और मद्रास भी बन गए थे। पहला विश्वविद्यालय 1854 के एक्ट के तहत 1857 में खुला था, जिसका नाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय। यह वुड डिस्पैच एक्ट के तहत बनाया गया था। नोट कर लो, एक एक सवाल को कसम खा के कह रहा हूं लिखा दूंगा ऐसे ही। आगे देखिए, बताइए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, इनसे पहले भारत का बताइए गवर्नर जनरल कौन था। तो ये 1948 से 1950 तक बने। और इनके बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बन जाते हैं। इनके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति तो जानते हैं आप सभी लोग हमारे संविधान के अंतर्गत 1950 से 1962 तक रहे। तो ये तो आए बाद में। इनसे पहले कौन रहा गवर्नर जनरल, तो 1947 से 1948 के बीच में हमारे भारत में माउंटबेटन देश का बंटवारा कराने के लिए आया था। इसी को हम पढ़ते हैं, तो माउंटबेटन को लगा लीजिएगा। इसने साथियों